क्लास 12 वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12 आज मैं आप लोगों को हिंदी आरोह से कुंवर नारायण की कविता और उनके जीवन परिचय से जोड़ती हूँ। इसमें कुंवर नारायण के जीवन परिचय को पहले हम देखेंगे, फिर उनकी कविता से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग जो पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अभी मेरा चैनल जो है वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, तो आप लोगों का जो भी कमेंट आता है मैं उसको पढ़ के ही और अच्छा बनाने का प्रयास करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं। देखिए, जीवन परिचय कुंवर नारायण का है कि कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में हुआ था। ठीक है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कवि हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा भी की है और कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। यानी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुंवर नारायण ने कब काव्य लेखन स्टार्ट किया, तो 1950 से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर भी समीक्षाओं में लिखा। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। मतलब इन सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कुंवर नारायण की एक छोटी सी झलक है जिसको आप देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। इनसे अगर एक आध क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारी कविता है। यहाँ पे आपको चिड़िया का एक सुंदर सा चित्र देखने को मिला होगा और इसी वजह से मैंने मतलब खुद को यहाँ से हटा के और ये लगाया है एनिमेशन, ताकि आप लोगों को अच्छे से देखने में और समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा। ठीक है, ये लया नहीं होगा, लगा होगा। ठीक है, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखिए, सबसे पहले तो इस कविता को आपको ये समझना होगा कि ये कविता कह क्या रही है, मतलब ये तात्पर्य क्या है इस कविता का। कवि का मन कविता की रचना के समय चिड़िया के उड़ान भरने के समान कल्पना की उड़ान भरने में लग जाता है। ठीक है, कवि के अनुसार कविता की रचना के समय एक कवि का मन चिड़िया के समान उड़ान भरने लगता है। यानी वो बहुत सारी सोचता है कि कितनी ऊंची उड़ान भरूं कि वो मेरी कविता में बहुत सार्थकता भी हो, बहुत भावात्मकता भी हो, अनेक प्रकार से वो बेहतर हो। ठीक है, कविता भी उसके मन की एक उड़ान ही है, किंतु इन दोनों में अंतर यह है कि चिड़िया उस कवि द्वारा रचित कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं समझ पाती। यानी कवि जो उड़ान भरता है उसको चिड़िया नहीं समझ पाती, ये कहने का तात्पर्य। चलिए देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि का हृदय इस समय किसी भी विषय से बाहर और भीतर गहराई में खो जाता है और वो कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। मतलब कविता जो है वो चिड़िया की तरह ही उड़ान भरती है। कविता की उड़ान, ये उड़ान होगा यहाँ पे। ठीक है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पे कवि उड़ान तो चिड़िया की तरह ही भरता है, लेकिन वो फिर बताता है कि कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। जिस प्रकार जो चिड़िया होती है वो बाहर जाती है, अंदर भी रह सकती है, मतलब उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो कहाँ तक जा सकती है। इस घर उस घर हर जगह जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। उसी तरह कविता भी हर घर में आ और जा सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, यानी उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी चिड़िया क्या जाने, यानी जो कविता है उसकी उड़ान चिड़िया नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि इन दोनों में अंतर है कि चिड़िया इस कवि के हृदय को नहीं जान सकती। यानी कवि का हृदय कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है ये कवि
चिड़िया नहीं समझ पाती और उसकी जो उड़ान होती है ना वो सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। इसीलिए जो चिड़िया है, ये चिड़िया वो कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए एक बार इसके भावार्थ भी मैंने यहीं पर डाल दिए हैं, देख लीजिए आप लोग। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है और साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। ठीक है, चिड़िया घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ पाती है, परंतु कविता की उड़ान क्या होती है? व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। ठीक है, तो ये आप एक बार आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सुंदर से फूलों को यहाँ पे जोड़ा है ताकि आप लोग फूल के हिसाब से कविता को समझ पाएँ। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। मतलब कविता भी फूलों की तरह ही खिलती है। कविता इन फूलों की तरह ही खिलती है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन वो खिलती तो फूलों की तरह ही है, लेकिन उसकी उड़ान फूल नहीं समझ सकती। मतलब उस कविता के खिलने के हिसाब से, यानी कविता फूल की तरह ही महकती है, खिलती है, लेकिन उसकी जो खिलने की प्रक्रिया है वो फूल नहीं समझ सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ कवि बता रहा है कि जो फूल है वो उस कविता के बातों को नहीं समझ सकता। अर्थात कविता की रचना के समय कवि का मन सभी जगह विचरण करता है। किसी भी व्यक्ति की सुख और दुख सभी का अनुभव तभी हो पाता है जब उसने उस चीज़ को देखा हो। अर्थात इस अर्थ में फूल सदैव खिलकर महकते हैं, जबकि कवि को दुख के बाद सुखानुभूति होती है। अतः फूल कवि के समान अनुभूत नहीं कर सकता। अंत में कवि यही कहना चाहता है कि मतलब कविता जो है वो असीमित है, उसका विस्तार असीमित है। वो खिलता फूलों के जैसे ही है, महकता फूलों के जैसे ही है, लेकिन वो असीमित है और फूल सीमित है। ठीक है, यानी फूल तो खिल के मुरझा जाते हैं, फूल खिल के मुरझा के सूख के टूट जाते हैं, लेकिन कविता निरंतर चलती रहती है, कई सदियों तक चलती रहती है। तो ये कविता का महत्व है। आगे देखिए, इसके भावार्थ को भी देख लीजिए। यहाँ मैंने आपको भावार्थ भी बता रखे हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं। चलिए देखते हैं। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने से हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आ जाते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो सीमित होते हैं। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक दूसरे में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। तो ये कविता का यानी कविता एक भाव है फूलों के बहाने, लेकिन उसका जो मर्म है वो फूल नहीं समझ सकता। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने आपको जोड़ा है बच्चों से और ये आपको बहुत ही प्यारी तरह से समझ में आएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हम लोगों को मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करिए और हमारी फीलिंग को समझिए कि हम लोग कितने मन से आप लोगों के लिए प्यारा सा वीडियो लेकर आते हैं। तो इसको देखिए और अपने कमेंट को ज़रूर यहाँ पे मेंशन करिए और आप लोग बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो मतलब हम अपलोड करें ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए देखते हैं इसको। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब देखिए, कवि ने कविता को बच्चों से जोड़ दिया है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। ठीक है, देखिए
सबसे पहले तो इन पंक्तियों में कवि ने भेदभाव की भावना को दूर किया, अर्थात जो पाबंदी होती है, सीमा होती है कि आप यहाँ यहीं तक रह सकते हैं, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, यानी जो हम लोगों ने एक सीमाएं बांध दी है एक व्यक्ति के और अपने बीच में, तो उन दायरों को बच्चे नहीं समझ पाते। यानी बच्चे जो है वो निश्चल होते हैं और खेलते खेलते अगर आपके किसी से भी जैसे भी जो भी रिलेशन है, अगर आप उससे बात नहीं करते, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है कि आप उससे बात, वो खेलते खेलते उनके घर भी जा सकता है, उनके घर खा पी और रह भी सकता है, मतलब कुछ समय के लिए। तो उस तरह से वो नहीं समझ पाता कि आप लोगों के बीच की क्या ही दिक्कत है। लेकिन कवि ने अपनी कविता में उन बच्चों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि कविता जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। कवि कहता है कि कवि का मन जो कविता लिखते समय बच्चों के समान हो जाता है, वह बच्चों के समान ही कविता की रचना के माध्यम से खेलने लग जाता है। ठीक है, उसका मन बाहर भीतर अर्थात प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाता है। यह बच्चा सभी घरों को एक समान ही समझता है, यानी सब घर एक कर देने के मानने का मतलब है कि बच्चे को अंतर नहीं महसूस होता कि मैं कहाँ हूँ या किसके घर में हूँ। उसके लिए अपने पराये का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार कवि का भी बाल मन अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सभी को समान समझने लगता है, अर्थात कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कविता के शब्दों से खेलता है और वो बच्चों की तरह ही खेलता है। जैसे बच्चे बाहर और भीतर यह घर वह घर, मतलब इस घर उस घर चले जाते हैं और चले जाते हैं, और उनके लिए सब घर एक कर देने के माने, अर्थात सारे घर उनके लिए एक जैसे हैं। बच्चे ही जाने, मतलब कि ये समानता का भाव बच्चे बहुत बेहतर जानते हैं, हम लोगों से अच्छा भाव वही जानते हैं। तो कवि यही बताने का प्रयास कर रहा है कि अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सभी को समान समझने लगना। चलिए आगे इसके भाव को भी आप लोग देख लीजिए। कवि कविता के बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उस प्रकार कवि भी कविता के शब्दों से क्रीड़ा करता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है, किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये का भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों के आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभाव को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई नियम लागू नहीं होता, यानी कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, तो इसके भाव भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का कमेंट आए, और प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, इसके MCQs और इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उन पे मैंने एक ये विचार बनाया है कि आपको अगर क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिक पे बना के दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, और आप उनसे लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।